जो भी छात्र सिविल सेवा परीक्षा 2025 या 26 में अपेयर होना चाह रहे हैं, उनके लिए कंप्लीट रोड मैप लेकर आया हूं कि क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है, किस स्टेप पर क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। मैं अंकित कुमार, जिसने खुद सिविल सेवा परीक्षा 5 बार लिखी हुई है, 5 बार मेंस और 4 बार साक्षात्कार दिया हुआ है, और यह सब कुछ मैंने हिंदी माध्यम में किया है। तो वे सभी छात्र जो हिंदी माध्यम में प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए मैं कंप्लीट और लॉजिकल स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, जिसे आप फॉलो कर कर अपने आप को बेहतर कर सकते हैं आने वाले 11 महीनों के लिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और जहां पर कोई भी दिक्कत परेशानी होगी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चाहे तो अगर आप 1 to 1 मुझसे डिस्कस भी करना चाहते हैं तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, जहां पर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं अपनी तैयारी को लेके। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं अपनी तैयारी को, अपने डिस्कशन को लेके। अक्सर सब जो भी छात्र तैयारी करता है उसका फाइनल डेस्टिनेशन ये होता है कि हम लपसना में जाके चाय पिएं, लेकिन इस चाय को पीने के लिए आपको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ना तो करोड़पति का बेटा यहाँ पर चाय पी सकता है, और ना गरीब का बेटा। सिर्फ वही चाय पी सकता है जिसका फाइनल लिस्ट में नाम आता है। तो फाइनल लिस्ट में नाम बनाने के लिए ही मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट तैयारी लेकर आया हूँ। जब हम किसी भी रणभूमि में आते हैं तो उससे पहले हम जानते हैं कि हमारा प्रतिद्वंदी कौन है, हम जिनसे युद्ध लड़ने वाले हैं वो एक्चुअल में कौन लोग हैं। तो उसी आधार पर तैयारी होगी। लेकिन हम जिस चीज़ के लिए अपियर होना चाह रहे हैं वो है क्या? तो सबसे पहले आपको अपने आप से एक प्रश्न पूछना है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों कर रहे हैं। तो अक्सर लोगों का आंसर रहता है कि सर हमें तो लोगों को जवाब देना है, इस वजह से हमें इसकी तैयारी करनी है। लेकिन आज अपने आप से आपको 2 चीज़ें पूछनी है जो आप अक्सर नहीं पूछते हैं। अगर आप ये चीज़ें पूछ कर तैयारी करेंगे तो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बेहतर तरीके से बनाएंगे। कुछ लोगों का आंसर होता है कि सर हमें दुनिया को जवाब देना है, इस वजह से हमें तैयारी करनी है, हमें लाल बत्ती चाहिए, डीएम की गाड़ी चाहिए, लोगों को पावर दिखानी है, लोगों को जवाब देना है, इस वजह से। नहीं, ये मोटिवेशन काफ़ी लंबे समय तक नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये जो सोशल आपने वाई बना के रखा हुआ है, नहीं, आपको अपना वाई जो है वो इंडिविजुअल बनाना होगा। आपको अपनी पहचान बदलनी है, इस वजह से आपको आईएएस बनना है। नहीं तो क्या आप सिर्फ पिंकी या रमेश बनकर रह जाएंगे? ये आपको अपने आप को सोचना है, या फिर अपने नाम के आगे आईएएस लगाना है। और आईएएस क्यों लगाना है? क्योंकि आपके पास अपनी इस पहचान को देने के अलावा और कोई पहचान देने के बारे में आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि आप देश की सर्वोच्च सेवा देना चाह रहे हैं और सर्वोच्च पहचान बनाना चाह रहे हैं, इसलिए आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपनी आइडेंटिटी को बदलना चाह रहे हैं, इस वजह से आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आ रहे हैं। और जब ये दिमाग में रहेगा तभी आप लंबे समय तक आप तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि ये जो जर्नी है लगभग 2 साल ले लेगी। क्योंकि 1 साल तो आप प्रिपरेशन करेंगे और 1 साल प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में गुजर जाएगा। तो ये साधना की जर्नी है। अगर आपका मोटिवेशन या फिर आपका जो वाय है वो सोशल होगा तो फिर वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं। अगर किसी से इंतकाम लेना है तो वो इंतकाम कुछ समय के लिए हो सकता है, कल को कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आ गया तो आपका इंतकाम ठंडा हो सकता है। तो इसलिए आपको अपना वाय जो है वो अपनी पहचान को ध्यान में रख के बनाना होगा। जब आपने वाय क्लियर कर लिया तो अब अगला प्रश्न आएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो क्या यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम करवाता है उसने कुछ बताया हुआ है कि आपको तैयारी कैसे करनी है? तो आपको मालूम चलेगा कि यूपीएससी ने सिर्फ 2 ही चीजें आपको बता के रखी हैं, एक है आपका सिलेबस और एक है आपका पीवाईक्यू। अक्सर आपने टॉपर से भी सुना होगा कि आप अपने पीवाईक्यू को जरूर से जरूर देखिए, 10 सालों के वो रिपीट भी होते हैं और उनका बेनिफिट एग्जाम में भी होता है। तो क्या सिलेबस और पीवाईक्यू पूरी तरह से आपको कंप्लीट डायरेक्शन देते हैं? तो मालूम चलेगा नहीं, कंप्लीट डायरेक्शन तो नहीं देते हैं, क्योंकि ना तो सिलेबस पूरी तरह से डिकोड है और ना पीवाईक्यू ये हमें बताता है कि हमें अगले साल के लिए कौन सा स्टेप लेना है। लेकिन यही आपके 2 मेन पिलर होंगे, इसी आधार पर आपकी तैयारी होगी। तो क्या जो सिलेबस और पीवाईक्यू दिए हुए हैं उनको ध्यान में रखना है? यस, ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज कि क्या ऐसा सिलेबस में दिया हुआ है या क्या ऐसा पीवाईक्यू में दिया हुआ है जिससे हम अपना पहला स्टेप ले सकते हैं। आपको क्या बनना है?
सिविल सेवक बनना है। तो सिविल सेवक बनने के लिए आपको सिविल सेवक के गुण होने चाहिए। तो ये गुण कहाँ से आएंगे, ये क्वालिटीज कहाँ से आएंगी? क्या सिलेबस में ऐसा मेंशन है? तो यस, मेंशन है। जीएस पेपर 4, जिसे बोलते हैं एथिक्स का पेपर। यानी कि जब एथिक्स का पेपर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि जो सिविल सेवक के अंदर है वो कौन कौन से गुण होने चाहिए, सत्यनिष्ठा क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, और अनुशासन किस तरीके से लाना चाहिए, सफल समाज सुधारक के अंदर कौन कौन से गुण थे, जो प्रशासनिक चिंतक थे उनके अंदर कौन कौन से गुण थे। ये सारी क्वालिटीज आपको पता चल जाएंगी। यानी कि हमारा जो पहला स्टेप होगा वो एथिक्स से शुरू होगा, क्योंकि जब आपके अंदर ये क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी तो जरूर आपकी कंसिस्टेंसी भी बन जाएगी, जरूर आपकी पढ़ाई में डिसिप्लिन भी हो जाएगा और आप अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार भी हो जाएंगे। तो यानी कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है ये पता चल गया। सिलेबस में ही इनडायरेक्टली छिपा हुआ है, लेकिन हम लोग एथिक्स से पढ़ाई शुरू करते नहीं हैं। जहां से मन आता है वहां पर हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए बहुत सारे छात्र यानी कि 99% छात्र अपनी तैयारी में मोटिवेशन बरकरार नहीं रख पाते, अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाते हैं। इसीलिए अब आपको याद रखना है कि मैंने पहले ही कहा था कि आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है वो लॉजिकल बनानी है। तो आपको आपका हाउ पता चल गया, सिलेबस में ही दिया हुआ था, लेकिन कहीं ये नहीं दिया था कि सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है। आपका बेस ही कमजोर हो गया तो इमारत तो ढह जाएगी। तो एथिक्स से हमें शुरुआत करनी है। जब एथिक्स हम पढ़ लेंगे तब हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि सारे विषयों की जननी क्या है, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी हम लोगों को अगला स्टेप होगा। ज्योग्राफी से हम लोगों को पूरी शुरुआत करनी है। मैं पूरा रोड मैप बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, जिससे आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को ध्यान से सुनते जाइए। अब ज्योग्राफी क्या है, जिसे बोलते भूगोल। भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, एक तरीके से भू यानी कि पृथ्वी के बारे में ही पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वायु संरचना, और इसी के चक्कर में हमको एनवायरनमेंट भी पढ़ना पड़ जाता है। सौरमंडल के बारे में पढ़ना पड़ जाता है। पृथ्वी कहाँ है, सौरमंडल में ही स्थित है। तो कुल मिलाकर हमें ज्योग्राफी को दूसरे स्टेप के रूप में लेना है। और इसी भूमि की वजह से ही सारा कुछ विवाद हुआ, यानी कि हिस्ट्री क्रिएट हुई है। आप देखिए कि जितने भी युद्ध हुए हैं वो किसको लेकर हुए हैं, जमीन को लेकर ही हुए हैं, भूमि को लेकर ही हुए हैं। तो इस भूमि की वजह से हिस्ट्री लिख दी गई, और इसी हिस्ट्री में कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से नियम कानून बनाए गए। तो नियम कानून आपको कहां पर पढ़ना है, पॉलिटी में पढ़ना है। और जब नियम कानून बन जाएंगे तो उसी आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था भी संचालित होगी, क्योंकि राज्य व्यवस्था यानी कि राज्य का काम क्या होता है, आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करना। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ये हैं हमारे लॉजिकल स्टेप जिन्हें हमें फॉलो करना है। बात समझ में आ रही है? जहां कोई कंफ्यूजन होगा आप मुझसे पूछ लेंगे। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5, ये होगा कंप्लीट रोड मैप। सर इसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी समझ लेते हैं। तीनों चरणों की बात करूंगा कि प्री में क्या रिक्वायरमेंट होती है, मेंस में क्या रिक्वायरमेंट होती है, और इंटरव्यू में क्या रिक्वायरमेंट होती है। उसी आधार पर आप इस सब्जेक्ट को भी तो प्रिपेयर करेंगे। तो प्रीलिम्स में आपको पता होगा कि अब फैक्ट, कॉन्सेप्ट और ऑपरेशंस, उसके इम्पैक्ट, यानी कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके फैक्ट को पढ़ लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, और जो उसके इम्पैक्ट ऑपरेशंस हैं उनको समझ लेंगे तो वो आपका हो जाएगा। फिर मेंस के लिए 2 क्वालिटी चाहिए होती है। एक तो हो जाता है एनालिटिकल पावर, और दूसरा हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि कोई भी समस्या है तो उसका समाधान रिलेटेड आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, आपको चीजें पता होनी चाहिए। और इंटरव्यू में आप किस तरीके के डिसीजन मेकर हैं, और साथ ही साथ आपका बेसिक स्ट्रांग है या नहीं। आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है स्टेज 3 में, ना कि आपका नॉलेज टेस्ट होता है। तो आपको यही सब चीजें कहां पर पढ़नी है,
ज्योग्राफी में भी अप्लाई करनी है। यानी कि ज्योग्राफी को प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना है। यानी कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको फैक्ट, कॉन्सेप्ट, ऑपरेशंस, एनालिटिकल पावर और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है और बेसिक्स ऐड कर लेना है। अगर कोई ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप क्या कहते हैं, अगर भूस्खलन हो गया आपके ज़िले में, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो उसके लिए भी आप यहीं पर तैयारी कर लेंगे और वो आपके इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो वो तीनों स्टेजेस को ध्यान में रखकर कर रहे होंगे। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ये चीज़ जान लें कि प्रीलिम्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, मेंस की क्या रिक्वायरमेंट होती है और इंटरव्यू की। किसी भी स्टेज की अलग अलग तरीके से तैयारी नहीं होती है, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती है। अब रही बात आपके मेन पिलर हो गए, तो सर सोसाइटी कब पढ़ना है, सोशल जस्टिस कब पढ़ना, इसका भी एक साइंटिफिक अप्रोच मैं आपको बता दे रहा हूं। सब चीज़ें मैं बताऊंगा बहुत ही ध्यान से, लेकिन आपको समझना होगा। आप सोचिए कि आपने हिस्ट्री पढ़ ली है तो वहां पर आप भारतीय समाज की विशेषताएं ही तो पढ़ रहे होंगे, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं ही तो जान रहे होंगे। हिस्ट्री पढ़ लिया तो अब आपको इंडियन सोसाइटी भी समझ में आएगी। ठीक है, तो अब आप इंडियन सोसाइटी हिस्ट्री के पढ़ने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप कहेंगे सर गवर्नेंस और सोशल जस्टिस कब शुरू करना है, तो जब आपका पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है तब आप कर सकते हैं सोशल जस्टिस और गवर्नेंस, क्योंकि नियमों के आधार पे ही तो न्याय होगा। जब आप शासन व्यवस्था रहेगी, शासन व्यवस्था लचर रहेगी तो सामाजिक न्याय कम होगा और जो प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो फिर मालूम चलेगा कि सामाजिक न्याय मजबूत होगा। तो इस आधार पर आप इसको कोरिलेट कर रहे होंगे। अब आप सोचिए कि आपने हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ लिया है तभी तो आपको आईआर समझ में आएगा। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हुई नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि देश की क्या पॉलिसी है, क्या विदेश नीति है, यानी कि क्या शर्तें बनाई गई हैं, तो क्या आपको आईआर समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आपको हिस्ट्री और पॉलिटी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आपको आईआर शुरू करना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब रही बात इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक कब पढ़ना चाहिए। अगर आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है तभी आपको इन्वायरमेंट पढ़ना चाहिए, क्योंकि समस्याएं कहाँ की हैं? पृथ्वी की ही तो समस्याएं हैं। चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो। आईयूसीएन की सूची है तो वो क्यों बनाई गई है, ये आपको ज्योग्राफी पढ़ते समय ही समझ में आएगा। और फिर इसी से कनेक्ट करके आपको साइंस एंड टेक भी पढ़ना है। तो यानी कि ये तीन एक साथ कोरिलेट करके पढ़ना है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ना है। जब आपने हिस्ट्री पढ़ ली है, आपने सोसाइटी पढ़ लिया है, तब आप पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है? तभी आप पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि आपने इन्वायरमेंट समझ लिया है, आपने ज्योग्राफी समझ लिया है, तब जाकर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट भी कनेक्ट हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि किस तरीके से आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो गई और सब डॉट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो गए। अब आपको याद करने की कोई समस्या रह जाएगी? मालूम चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब आपने सारे डॉट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दिया है। यानी कि अगर पहली चीज याद है तो दूसरी भी याद हो जाएगी, पहली और दूसरी याद है तो तीसरी भी याद आ जाएगी, और अगर चौथी को याद करना होगा तो पहली, दूसरी, तीसरी याद होगी तो चौथा भी याद हो जाएगा। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इसी को बोलते हैं। और एक सफल प्रशासक बनने के लिए आपके अंदर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना ही चाहिए। इसलिए आपको ये मैंने फॉर्मूला बताया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट को कितना समय लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में कितना समय लगना चाहिए, और कंपलसरी पेपर कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, क्या इसको मेंस के बाद पढ़ना चाहिए। अभी हम ऑप्शनल के ऊपर भी आएंगे, करंट अफेयर्स के ऊपर भी आएंगे, सी सेट के ऊपर भी आएंगे, हर एक चीज़ के ऊपर आएंगे। लेकिन क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो ज़रूर थम्स अप दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप मुझे रिप्लाई भी दीजिएगा। मैं वेट करूँगा। और पसंद आ रहा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में पहुँच सके। मेरा ये मानना है कि जो एथिक्स है, चलिए हम लोग आ जाते हैं नए पेज पे। एथिक्स के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो थ्योरी वाला सेक्शन होता है और एक केस स्टडी वाला सेक्शन होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 20 दिन आपको थ्योरी कंप्लीट करने में लग जाएगा और केस स्टडी में आपको अच्छा उत्तर लिखने के लिए 30 डेज लग जाएगा, जब आप एक अच्छी केस स्टडी टाइम बैलेंस में
कर पाएंगे। तो क्या आपको साथ में ही करना है, जब ये 20 दिन हो जाएगा, जब आप थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद आप 30 दिन ले लीजिए और साथ ही साथ आप अपना ज्योग्राफी वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि केस स्टडी को लिखने में आपको प्रॉब्लम तो पता हो जाएगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने बता दिया, लेकिन जब आप केस स्टडी लिखने बैठेंगे 250 शब्दों में, तो वो चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको 30 दिन केस स्टडी के लिए प्रॉपर देना चाहिए, ताकि आप इसमें बेहतर स्कोर कर सकें और आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकें। फिर हम लोग अगले आते हैं ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। ज्योग्राफी आपको 20 से 25 दिन देना चाहिए। ये किस आधार पर, जब आप एक सब्जेक्ट को 4 से 5 घंटे दे रहे हैं, तब मैंने 20 से 25 दिन बनाए हुए हैं, ठीक है। फिर आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री के लिए आपको कम से कम 40 से 45 देने चाहिए, 40 से 45 दिन देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, यहाँ पर एंशियंट भी है, मिडवल भी है, मॉडर्न भी है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है। तो इसको 45 डेज से ज़्यादा भी कभी कभी लग जाते हैं, तो अप्रॉक्स 45 डेज मान के चलिए। पॉलिटी के लिए मैं मानता हूँ कि आप 30 डेज बहुत है, 25 टू 30 डेज, और इकोनॉमी के लिए 25 टू 30 डेज सफिशियंट है। बाकी जो मेन पिलर्स हैं, जैसे ये मेन पिलर्स हैं, इनमें ही आपको जो टाइम लगता है, बाकी सब में टाइम नहीं लगता है। 2 वीक्स में एक एक सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर से ज़रूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी। अब चलिए मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि पर्सनल मेंटोरशिप मेरे डायरेक्शन में चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में भी आपको, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही इनरोल करवाऊंगा मैं, ताकि मैं उनके ऊपर प्रॉपर ध्यान दे सकूं। और अगर आपको आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप आंसर राइटिंग वाला बैच भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर मैंने 22 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके दिए हुए हैं आंसर राइटिंग से रिलेटेड, की हर एक छोटी से छोटी चीज़ कैसे आपको आंसर राइटिंग के लिए ध्यान देनी है और फिर आपको आंसर राइटिंग करनी है। यहाँ पर मैं डेली एक क्वेश्चन देता हूँ लिखने के लिए, और इसके अलावा अगर आप कोई भी आंसर खुद से लिखकर चेक करवाना चाहते हैं, तो भी आप लिखवा सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया हुआ है। ये तो बात समझ में आ गई कि चलो भैया ऐसे पढ़ना है, लेकिन अपना असली कॉम्पिटिटर कौन है ये भी तो जानना है। क्योंकि अगर हमें कॉम्पिटिटर नहीं पता होगा तो हम शिथिल पड़ जाएंगे, स्लो पड़ जाएंगे। तो मैं आपको आपका असली कॉम्पिटिटर बता देता हूँ। नंबर 1, जो 2024 की मुख्य परीक्षा में असफल हो जाएंगे, यानी कि वे लोग जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा 2024 में और वो फाइनल रिजल्ट में अपना नाम नहीं बना पाएंगे, तो वो भी 25 में अपीयर होंगे। यानी कि उन लोगों को प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का आपसे ज़्यादा अनुभव है, तो वो हो गए नंबर 1 कॉम्पिटिटर। दूसरे नंबर पर वे जिन्होंने 2023 का अटेम्प्ट दिया होगा, लेकिन उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया होगा, तो उन्होंने सोचा कि 24 वाला अटेम्प्ट नहीं देते हैं, 25 वाला देंगे। तो सोचिए, वो भी आपके दूसरे कॉम्पिटिटर हो गए। और तीसरे वे कॉम्पिटिटर जो 2 साल से बंद कमरे में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ना तो उन्होंने सोशल मीडिया यूज किया है, ना ही वो सोशल डिस्ट्रैक्शन में परेशान है, ना किसी अन्य डिस्ट्रैक्शन में परेशान है। उनका सिर्फ एक ही गोल है कि यूपीएससी क्लियर करना है। तो आपके 3 मुख्य कॉम्पिटिटर हो गए जिनसे आपको बेहतर करना है। बस ये याद रखिए कि आपको उनसे बस एक कदम आगे रहना है और कुछ नहीं। आपको सिर्फ अपनी एक सीट सुरक्षित रखनी है और कुछ नहीं। तो ये याद रखिए कि आपका कंपटीशन 5 लाख लोगों से नहीं है, वे लोग जिन्होंने एक्चुअल में इस रणभूमि में अपने आप को कहीं ना कहीं साबित किया हुआ है और वो आपसे बेहतर मजबूत हैं। तो ये बात याद रखेंगे तो आप जो अपना टाइम डाइवर्ट करते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रणभूमि में आपके कॉम्पिटिटर आपसे ज़्यादा मजबूत हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत परेशानी होगी ही होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ फॉलो करनी है। समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं कि हम लोगों ने अपना सिलेबस जान लिया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
कि अगर आपको सिलेबस का डिकोडिंग यानी कि प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए सब्जेक्ट वाइज, मेंस के लिए कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, तो इसका मैंने एक कंप्लीट पीडीएफ बनाया हुआ है जो टेलीग्राम ग्रुप में मैं पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस के आधार पर आपको बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जब आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो आप उसके पीवाईक्यू देखेंगे, ठीक है। और पीवाईक्यू प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपके प्रीलिम्स के पीवाईक्यू 90% बन रहे हैं, 90% बन रहे हैं, तो यानी कि आपने वो सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा, स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। ठीक उसी प्रकार से मेंस के भी, जब आप मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे तो उस समय के करंट अफेयर्स छोड़ दिए, क्योंकि उस समय के करंट अफेयर्स क्यों पूछे गए थे आपको उस समय कोई आइडिया नहीं है, तो आप स्टैटिक पोर्शन का एमसीक्यू सॉल्व यानी कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओवरऑल जब आप सिलेबस और पीवाईक्यू देख चुके हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि करंट से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो करंट का भी आइडिया आपको लग जाएगा। एक और चीज़ मैं बता देता हूं कि आप लोगों को आपका सिलेबस मेंस का याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए और कैसे याद होना चाहिए? जैसे मैं बचपन में था तो घर वाले कहते थे कि हनुमान चालीसा पढ़ो, पढ़ते थे हनुमान चालीसा, और एक समय ऐसा आया कि हनुमान चालीसा मुझे याद हो गई। मैंने कभी याद करने की कोशिश नहीं की। वो सबके साथ हुआ होगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। तो आपको इसी फॉर्मूले को अपने यूपीएससी के सिलेबस में भी अप्लाई करना है। आप डेली 10 मिनट दीजिए, जहाँ पे एक बार फोकस होके आपको रीड करना है अपना GS 1 to 4 का सिलेबस। अगर आप ऑप्शनल में भी इंटरेस्टेड हैं तो ऑप्शनल का सिलेबस भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो 10 मिनट आपका GS के लिए हो गया और 10 मिनट आपका ऑप्शनल के लिए हो गया। आप देखेंगे कि लगभग 30 दिन बाद आपको आपका सिलेबस याद हो चुका होगा। और इसका बेनिफिट क्या होगा? पहला बेनिफिट ये होगा कि आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इंडिकेट हो जाएगा कि करंट अफेयर्स का ये टॉपिक पढ़ना है या स्किप करना है। आपको ये समझ में आ जाएगा करंट अफेयर्स का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या थोड़ा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ये सिर्फ सिलेबस को रीड करने की ताकत की वजह से हुआ। तो करंट अफेयर्स का चैलेंज भी आपने सिर्फ सिलेबस के दम पे ही आइडेंटिफाई कर लिया। फिर पीवाईक्यू, पीवाईक्यू जो है आपको ये बता देगा कि किस तरीके से यूपीएससी ने किन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस दी है, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा 80-20 फॉर्मूला, यानी कि 20% कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी को बना पाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप सभी को ये साबित करना है कि जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको इस चीज़ को गलत साबित करना होगा अपनी एक बेहतर स्ट्रेटजी बनाकर, जो स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताई है। तो पहला जो आप लोगों को क्वेश्चन रहता है कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एथिक्स से करना है तैयारी। कुछ लोग कह रहे होंगे सर हमने तो काफ़ी लंबे से तैयारी की है, तो अब हम क्या करें? जब आप सेकेंड रीडिंग कर रहे होंगे तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, एथिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। और फिर ज्योग्राफी हो गया तो एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री हो गया तो आपको सोसाइटी हो गया, और पॉलिटी हो गया तो सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। इस तरीके से आप देख लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपको तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी ये मैंने बता दिया। सर एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको 4 सब्जेक्ट की पढ़नी ही पढ़नी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। जनरल साइंस के लिए आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप वीडियो लेक्चर्स कर सकते हैं, या फिर वीडियो लेक्चर्स देखते हुए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी कुछ लोगों को किताब से नहीं समझ में आती, लेक्चर देखने के बाद समझ में आती है। तो जो आपको ठीक लगता है वो आप जरूर कर लीजिए। पॉलिटी के लिए आप 11th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, बाकी आप पढ़िए या ना पढ़िए, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो फैक्ट बेस है तो वो प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। और आपको लगता है कि मेंस अच्छा लिखना चाहिए तो आप वो न्यू एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। कोई एक ही पढ़ लीजिएगा। अगर आप न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्रा की बुक जरूर पढ़िएगा, जिससे आप अपने हिस्ट्री के यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के आंसर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। सही दिशा क्या है? आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न कि हम तैयारी तो कर रहे हैं,
तो सही दिशा क्या है? अगर आपने अपने सिलेबस का 360 डिग्री व्यू कंप्लीट कर लिया है तो वो आपकी सही दिशा है। जो मैंने आपको बताया था प्रीलिम्स में फैक्ट, कॉन्सेप्ट और ऑपरेशंस, और मेंस में मैंने आपको बताया था कि एनालिटिकल पावर और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इंटरव्यू के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि डिसीजन मेकिंग और बेसिक्स क्लियर होना। तो ये आपकी सही दिशा होगी। और साथ ही साथ आप अपने PYQ में 90% एक्यूरेसी ला रहे हैं, 80 to 90%, तो ये आपका सही डायरेक्शन होगा। और उसी आधार पर आप संभावित जो भी प्रश्न हो सकते हैं और उनको भी सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप एक सही दिशा में हैं। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं अगले प्रॉब्लम में, कितने समय में सिलेबस कंप्लीट कर लें, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 2025 के लिए अपीयर हो रहे हैं तो अभी आपके पास टोटल हैं 11 मंथ, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए कि 8 मंथ में आपका ऑप्शनल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी मेंस की तैयारी हो चुकी होनी चाहिए। आपने कम से कम 100 150 आंसर्स लिख चुके होने चाहिए, कम से कम 10 से 20 ऐसे लिख चुके होने चाहिए। अभी मैं ये बताऊंगा कि ऐसे कब लिखना है, ठीक है ना? ऐसे अभी आपको नहीं लिखना है इनिशियल स्टेज में। आंसर राइटिंग कब करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मान के चलिए कि आपको अगर प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर आपको बचे हुए 11 महीने में अपनी कंप्लीट तैयारी करनी है, तो आपको डेली 8 से 10 घंटे देना पड़ेगा। वर्किंग प्रोफेशनल को फिर आपको सैटरडे संडे को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, अगर आप डेली 5 से 6 घंटे का समय दे रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उनकी स्ट्रेटजी में, तो वो मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है जिससे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि 8 मंथ और 3 मंथ का कॉम्बिनेशन, यानी कि 3 मंथ में हम प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाएंगे, जहाँ पे आप CSAT के प्रैक्टिस सेट का CSAT की तैयारी कर रहे होंगे, और साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू कर चुके होंगे। तो 3 मंथ जो है ना, हम इस प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड करेंगे ताकि प्रीलिम्स में कोई भी दिक्कत परेशानी ना आ सके। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आप सोचिए कि 8 महीने में आपको अपना ऑप्शनल भी कंप्लीट करना है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी भी कंप्लीट करना है, एसे भी कंप्लीट करना है, एसे की केस स्टडी भी सॉल्व, एथिक्स की केस स्टडी भी सॉल्व करनी है। तो ये सारे चैलेंजिंग पार्ट हैं। अगर आप ज़्यादा समय नहीं देंगे तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। ऑप्शनल क्या रखें ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला, आपका इंटरेस्ट किस में है, ये सबसे मेन फैक्टर है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक खूबसूरत लड़की से आपकी शादी हो जाती है, लेकिन आप उससे अटैचमेंट नहीं रख पाते क्योंकि आपको किसी और में इंटरेस्ट है। तो यानी कि जो मार्केट में स्ट्रेटजी दिखाई जा रही है कि ये ऑप्शनल बहुत अच्छा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपने ले लिया है, तो आपके साथ वही होगा जब ज़बरदस्ती शादी हो जाती है। तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि उसी व्यक्ति से शादी करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ये ऑप्शनल के साथ भी होगा। दूसरा, आप ये देख लीजिए कि क्या उसके लिए बेहतर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। और तीसरा आपको ये चीज़ याद रखना है कि क्या आप उसकी सेल्फ स्टडी या आप उसकी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं या नहीं। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है कि पहला आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा उसके रिसोर्सेज होने चाहिए, और तीसरा आप सेल्फ स्टडी को ध्यान में रखेंगे, और चौथा यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट भी एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार से किस ऑप्शनल का क्या परसेंटेज रहा है, क्या सिलेक्शन रेशियो रहा है, और उस आधार पर आप चीज़ों को एनालाइज कर लीजिए। इंटरेस्ट डिसाइड करने के लिए आप उसका सिलेबस भी देख सकते हैं और PYQ देख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछा जाए कि कौन सा ऑप्शनल अच्छा है, तो मैं तो सोशलॉजी ही बताता हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति समाज से रूबरू रहता है। उसको विवाह करना है तो विवाह वाला टॉपिक मिल जाएगा, मालूम चलेगा पितृसत्तात्मक समाज वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा, धर्म आप देखेंगे तो धर्म भी आपको मिल जाएगा, जाति व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो भी आपको मिल जाएगा, लोग क्लास की बात करते हैं तो क्लास वाला टॉपिक भी मिल जाएगा। तो सोशलॉजी मेरे हिसाब से
सबसे अच्छा ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने खुद लिया हुआ है और सब लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी करता है। तो सोशोलॉजी हो गया, PSIR हो गया, पब हो गया, तो ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। ज्योग्राफी हो गया, तो जो सब्जेक्ट आपको हिट करते हैं वो आप ले सकते हैं। बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नोट्स पढ़ लो और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उनकी बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन अगर नोट्स पढ़ने से ही सबका सिलेक्शन हो रहा होता तो सब सेलेक्ट हो गए होते। 1000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, और बहुत सारे लोग तो मेरिट के आसपास भी नहीं दिखते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो सिर्फ नोट्स ही पढ़ते हैं। आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी ही पढ़नी है। अगर अगर आप स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि आप कभी भी फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। और आपके खुद के सेल्फ नोट्स होने चाहिए। क्यों? अगर आपके सेल्फ नोट्स नहीं है तो जब आपके 5 दिन लगातार मेंस हो रहे होंगे ना, तो आप रिवीजन क्या फलाने के नोट से करेंगे? नहीं ना, नहीं कर पाएंगे। और आपके नोट्स एकदम शॉर्ट भी होने चाहिए ताकि आप रिवीजन भी कर पाएं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, आपको NCERT पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, गवर्नमेंट साइट्स को देखना है, अगर कोई रिपोर्ट आ रही है तो रिपोर्ट पे ध्यान देना है, PIB को फॉलो करना है, और अगर जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती है तो वो आपको देखते चलना है। यही आपके बेस्ट रिसोर्स होंगे। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। और न्यूज़पेपर भी आपका बेस्ट रिसोर्स है। और खासकर 2 न्यूज़पेपर बहुत अच्छे हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। थोड़े से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और यूपीएससी के आसपास रहते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर जो है ना, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा जाता है, जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। और वही जनरल अवेयरनेस आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से मिल जाएगी। और जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो बस दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण या जनसत्ता का राष्ट्रीय संस्करण देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो AFEIS.com का न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और करंट कंटेंट वाला सेक्शन देख सकते हैं। मैं पिछले 7-8 सालों से उसको फॉलो कर रहा हूँ, मेरी मेंस में काफ़ी हेल्प हुई है। और जो इनके फाउंडर हैं वो मेरे गुरु भी रह चुके हैं। तो मैं एक प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक गुरु के प्रति श्रद्धा और सही डायरेक्शन देने की वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें, ये आपको बहुत कन्फ्यूजिंग चार्ट होता जाता है। जब से आप स्टार्ट कर सकते हैं तब से आप कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन इसमें इतनी जल्दी भी मत करिए कि पहले दिन से आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक पढ़ा और आपने करना शुरू कर दिया। आपने जैसे कि अपने कॉलेजेस में आंसर राइटिंग की होगी उस तरीके से नहीं करनी होती। आप आंसर राइटिंग की कुछ क्लासेस कर लीजिए कि क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, किस तरीके से इंट्रो लिखा जाता है, किस तरीके से मेन बॉडी लिखी जाती है, किस तरीके से कंक्लूजन लिखा जाता है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए, कब बुलेट पॉइंट का प्रयोग करना चाहिए, कब पैराग्राफ का प्रयोग करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को पहले जान लीजिए, फिर आंसर राइटिंग शुरू करिएगा। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जहाँ पर आंसर राइटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑप्शनल का कोई टॉपिक पढ़ चुके हैं, यानी कि कोई चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आप चैप्टर 1 की आंसर राइटिंग कर सकते हैं। पहला स्टेप ये एक आपने एक आंसर लिखा एक्स टॉपिक पे, फिर आप उसी टॉपिक को पेपर 1 के कंप्लीट होने के बाद करिए। ठीक है, जिस पेपर का है, फिर आपका पूरा ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए तब आप आंसर राइटिंग करिए। तो आपको मालूम चलेगा कि एक ही क्वेश्चन का आंसर जो आपने 3 बार लिखा है, यहाँ पर आते आते काफ़ी मॉडिफाई हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि आपने अब अपने ऑप्शनल को कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ लिया है और सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्ट हो चुके हैं। तो ये इससे आपको क्या चीज़ पता चली? अगर आपका कोई सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया है तब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको आंसर राइटिंग से डर भी नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग करना शुरू कर देते हैं और उन्हें टूल्स ही नहीं पता होते। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप आंसर राइटिंग वाले कोर्स को ज्वाइन करिए, 22 लेक्चर्स देखिए, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग करिए। आपको समझ में आएगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें ये मैंने बता दिया है। जितनी जल्दी करेंगे उतना ही आपका उत्तर इफेक्टिव होगा। और आपको ओवरऑल 9 मिनट में एक उत्तर पढ़ना भी है, दिमाग में
प्लान भी करना है और उसे एग्जीक्यूट करके लिख भी देना है। समझ रहे हैं? तो ये आपका टारगेट होना चाहिए और इस टारगेट को अचीव करने में 3 to 6 मंथ लग जाते हैं। तो समझिए कि अगर आप आज से शुरू करेंगे तो जनवरी फरवरी में आप कर पाएंगे और फिर आपको फिर प्रीलिम्स के लिए लगना होगा। तो आंसर राइटिंग जितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतने ही आप मैच्योर हो जाएंगे और आपकी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। ऐसे कब से लिखना प्रारंभ करें? ऐसे लिखने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, यानी कि आपको सोशल इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा दर्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने एथिक्स वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, सोसाइटी वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, जीएस पेपर 1 में जो सोशल जस्टिस वाला कंप्लीट कर लिया है, तब आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री, अगर आपने हिस्ट्री वाला सेक्शन देख लिया है तो आप अपनी ऐसे की तैयारी कर सकते हैं, आप ऐसे लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे कितने वर्ड में पूछा जाता है? 1000 से 1200 शब्द के बीच में। तो क्या आप अचानक से 1000 से 1200 शब्द लिखना प्रारंभ कर देंगे? नहीं ना। पहले आपको 150 शब्द का उत्तर लिखने की हैबिट होनी चाहिए, 250 शब्द का उत्तर लिखने की हैबिट होनी चाहिए। तो यानी कि आपको 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला ये कि आपके ये सारे सेक्शन कंप्लीट हो चुके हों। दूसरा ये कि आपने इनके बारे में काफ़ी, यानी कि 150 शब्द और 250 शब्द में अच्छे उत्तर लिख लिए हों। और आंसर राइटिंग यानी कि ऐसे के कुछ बेसिक टूल्स आपको पता होने चाहिए, तब आप ऐसे लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। यानी कि ऐसे के एक दो ओपन सेशन देख लिए हों या किसी के लेक्चर्स देख लिए हों, कोई बुक पढ़ ली हो कि ऐसे की क्या रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे के क्या बेसिक फीचर्स होते हैं, ये चीज़ें पता हैं, तब आप ऐसे लिखना शुरू करिए। यानी कि 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, जो ऐसे के बेसिक टूल्स हैं। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें? मैं आपको बताऊंगा कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है और इसके रिवीजन के लिए आप कोई मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। वो अपने आप मीडियम के हिसाब से बेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर सबसे अच्छा रिसोर्स होगा तो वो पीआईबी है, और कुछ एक दो और मैगजीन्स हैं जो आपको ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक में भी हेल्प करती है। जैसे भूगोल आप जो मैगजीन है वो आपको ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स में हेल्प कर देगी, और विज्ञान प्रगति आपको साइंस एंड टेक के टॉपिक्स में हेल्प कर देगी। पहले आरएस टीवी का जो प्रोग्राम जिसका नाम संसद टीवी हो गया है, वहाँ पे एक साइंस मॉनिटर नाम से सीरीज होती थी जो डायरेक्ट आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में हेल्प करती थी, लेकिन अब वो सीरीज बंद हो गई है। तो करंट अफेयर्स बहुत चैलेंजिंग पार्ट है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए और उन सारे टॉपिक्स को आप मंथली मैगजीन से रिवाइज कर सकते हैं। पीआईबी सबसे बेस्ट रिसोर्स है। कंपलसरी पेपर्स कब से पढ़ें? जब आपके मेन 4 पिलर हो गए हों, एथिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी। उसके बाद आप ज़रूर शुरू कर लीजिए, क्योंकि मेंस के बाद आपके पास ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, क्योंकि आपको 6 घंटे लिखने की हैबिट डालनी होती है, वो आप प्रीलिम्स के बाद ही करते हैं। तो इसको आप प्रीलिम्स से पहले ही कंप्लीट कर लीजिए। जो मोस्टली नॉर्थ इंडिया के लोग हिंदी ले लेते हैं और इंग्लिश तो अपना कंपलसरी होता ही है। बाकी अगर कोई रीजनल लैंग्वेज ले रहा है तो वो भी उसकी अपनी तैयारी अच्छे से कर ले। अगर आप बोलेंगे कि सारे बुक्स के रिसोर्सेज जो मैंने फॉलो किए हैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। हिंदी के लिए आप हरदेव बाहरी की बुक देख सकते हैं और इंग्लिश के लिए एपी भरद्वाज की बुक देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। नोट्स कब से बनाएं? पहले दिन से बनाएं। पहले दिन से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी तो आपका नोट्स बहुत डिटेलिंग हो सकता है। अगर प्रैक्टिकल हो तो सेकेंड रीडिंग में ही बनाएं। सेकेंड रीडिंग में थोड़ा सा आप को ये पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है और कौन कौन सी चीज़ें स्किप करनी है। तो नोट्स तो आप बनाना शुरू ही कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके पहले दिन से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आपको सिनॉप्सिस फॉर्म में, अगर शॉर्ट फॉर्म में बनाने हैं तो आपको सेकेंड रीडिंग में ही बनाने चाहिए, वो आपको अच्छे से हो जाएगा। अच्छे उत्तर की पहचान कैसे कर रहे हैं? पहली बात कि आपने उत्तर कीवर्ड के अकॉर्डिंग लिखा हो। जैसे विवेचना कीजिए, आलोचना कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आलोचना का मतलब क्या होता है? लोगों को पता होता है सिर्फ कमियां निकालो, नहीं।
आलोचना का मतलब होता है गुण और दोषों पर प्रकाश डालना। जितना ही आप अच्छाई दिखा रहे हैं उतना ही गुण पे भी बुराइयों पे भी फोकस करना है। तो इसी को आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आंसर राइटिंग वाला कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। कीवर्ड होना चाहिए। फिर दूसरा, शब्द सीमा का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर 150 शब्द है तो प्लस माइनस 20 वर्ड आगे पीछे हो सकता है, यानी 20 वर्ड कम हो सकते हैं और 20 वर्ड ज़्यादा हो सकते हैं। तो अच्छे उत्तर की पहचान एक बहुत डायनामिक टॉपिक है, अगर उसके ऊपर जाएंगे तो 1-2 घंटे का लेक्चर लेना पड़ेगा। बस इतना ही अभी के लिए याद रखिए कि कीवर्ड जो है के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए, और शब्द सीमा का ध्यान रखें, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, वर्तनीय अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप इस जर्नी को किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करेंगे, उसके लिए आपके 6 मित्र होने चाहिए, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है व्हाट, दूसरा व्हाई, व्हेन, हु, वेयर और हाउ। 2 प्रमुख मित्र हैं, जो नंबर 1 मैं इसको दूंगा और नंबर 2 इसको दूंगा। वाई और हाउ यूपीएससी की जर्नी में आपके सबसे महत्वपूर्ण दोस्त हैं, दोस्त नहीं है, सॉरी। तो ये 2 दोस्त की यानी कि क्यों और कैसे, जो मैंने शुरुआत की थी इस लेक्चर से, वो आपको यहाँ पर भी हेल्प करेंगे। मैं इन 6 दोस्तों के बारे में एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। तो बस ये याद रखिए, अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पूछ लीजिए कि उसका संबंध किससे है। यानी कि जैसे मान लेते हैं मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति क्यों आती है, मुद्रास्फीति कब कब आ चुकी है, मुद्रास्फीति कौन है, मुद्रास्फीति कहाँ कहाँ आ चुकी है ना, और कैसे मुद्रास्फीति आती है, इसका उपाय क्या है। इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैंने आपको इम्पोर्टेंस बता दी यूपीएससी के सिलेबस की, पीवाईक्यू बता दिए। पीवाईक्यू आपको 2014 से लेके 2024 तक के लगा लीजिए, बस 10 सालों के, वो महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा मत लगाइए, नहीं तो क्योंकि उसके बाद उससे पहले के पैटर्न बदल चुके थे तो उसकी इम्पोर्टेंस महसूस नहीं होती है। एनसीईआरटी आपको 4 सब्जेक्ट की जरूर पढ़नी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, और रही बात जनरल साइंस के लिए तो आप बायोलॉजी की जरूर पढ़ लीजिए, क्लास 12th वाली। बुक लिस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को अभी नहीं बताया, अभी बता देते हैं। ट्रेंड एनालिसिस भी बता देता हूँ, चैलेंजिंग पार्ट भी। चलिए आते हैं फिर अगले पार्ट पे। अब आपको पता होना चाहिए 338 दिन बचे हुए हैं और लगभग 8112 घंटे बचे हुए हैं और 4,86,720 मिनट बचे हुए हैं। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपके अंदर थोड़ा सा डर आ सके कि अब इतने ही बचे हुए दिन में आपको अपनी कंप्लीट तैयारी करनी है। ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि प्रीलिम्स के लिए अब मात्र 338 दिन बचे हुए हैं, 8112 घंटे बचे हुए हैं, 4,86,720 मिनट बचे हुए हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, ऐसे, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पेपर, ऑप्शनल, ये सब कुछ कंप्लीट करना है। और इस बीच आपको पर्सनैलिटी भी डेवलप करनी है, अपनी जो इंट्रोवर्ट जो सोच है उसको एक्सट्रोवर्ट में बदलना है। तो आप सोचिए कि इन बचे हुए दिन में आप कैसे कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको एक मेंटोर की आवश्यकता होगी और वो मेंटोर मैं हूँ जो आपको इस दिशा में हेल्प करेगा। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, आप एक बार देख लीजिएगा। प्रीलिम्स का सिलेबस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कि मेंस के सिलेबस पे ध्यान दीजिए। तो ये जीएस पेपर 2 यानी कि सीसैट का सिलेबस है, और ये हमारा मेंस का सिलेबस है। ये GS1, GS2, GS3, GS4 एक ही पेज में आपको सारे मिल जाएंगे। अगर ये PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा और अपनी टेबल के नीचे रख लीजिएगा। डेली पढ़ेंगे तो ये आपको सिलेबस याद भी हो जाएगा। इंग्लिश में भी ये है, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। आप हर साल सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देख सकते हैं तो मालूम चलेगा कि जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 मेन सब्जेक्ट हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। आज के समय में इन्वायरमेंट भी सबसे ज़्यादा पार्ट हो गया है। तो आप देखेंगे कि अगर 5 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, तो लगभग 70 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इन 70 क्वेश्चन की तैयारी आपकी कहाँ से होगी, जब आपके बेसिक टू एडवांस फीचर्स आपको पता होंगे उस टॉपिक्स के बारे में।
फिर ये सी सेट का रोल है, जो सी सेट में आप देख रहे हैं कि मालूम चलेगा कॉम्प्रिहेंशन लगभग 27 से 28 हर साल पूछे जा रहे हैं। मैथ की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है और रीजनिंग के इम्पोर्टेंस एवरेज ही रहती है, तो आपको इन तीनों के बीच में बैलेंस करना होगा और तभी जाकर आप चीज़ें बेहतर कर पाएंगे। आपको मैंने जो है ना ईयर वाइज एनालिसिस दे दिया है, जहाँ पे ये मेंस का है ईयर वाइज, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सोसाइटी से कितने पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से कितने पूछे गए, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये जीएस पेपर 2 का है, आप इसे देख लेंगे। ये जीएस 3 का है, ये जीएस पेपर 4 का है। ठीक है, डेली आप रूटीन बना लीजिए किस तरीके से आपके डेली टारगेट होंगे। पहले आप माइक्रो लेवल पे अपने आप को टारगेट्स बनाइए, लेकिन माइक्रो लेवल पर टारगेट्स बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, यानी कि पूरे एक साल का लक्ष्य क्या है। उसी आधार पे तो आप मंथली टारगेट डिवाइड करेंगे, मंथली के आधार पे ही तो वीकली करेंगे, और वीकली के आधार पे ही तो डेली करेंगे। तो पहले आप लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, फिर शॉर्ट टर्म बनाइए, और फिर उसको माइक्रो लेवल पे डिवाइड कर लीजिए डे वाई। ठीक है, अगर आपको यूपीएससी में सेलेक्ट होना है तो यही 3 मेन पिलर हैं जिन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। पहला होगा ऑप्शनल, दूसरा होगा एथिक्स, और तीसरा होगा एसे। अगर इनमें से आपका कोई भी पेपर खराब हुआ तो यकीन मानिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन दुविधा में हो सकता है, इनसिक्योर हो सकते हैं अपने फाइनल रिजल्ट के लिए। तो आपको इन तीनों में ही अपना बेस्ट देना होगा, खासकर जो 2024 में अपीयर होना चाह रहे हैं उनके लिए ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपको अपने ऑप्शनल में 280 90 प्लस स्कोर करना होगा। एथिक्स में आपको 140 के आसपास जाना होगा, ठीक इसी प्रकार से एसे में भी आपको 140 प्लस के आसपास जाना होगा, तभी आप फाइनल लिस्ट में नाम बना पाएंगे। क्योंकि जीएस में सबको एवरेज मिल जाता है, जो बैरियर बनता है ये ऑप्शनल, एथिक्स और एसे ही बनता है। बात समझ में आ गई। प्रीलिम्स के लिए आपको ये जो 6 सब्जेक्ट हैं इन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। इन 6 पिलर्स पे अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, यानी कि आने वाले 6 महीने में अगर इन 6 सब्जेक्ट्स पे ध्यान देंगे तो आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे 2025 के लिए। लेकिन नोट्स ही नहीं फॉलो करना है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो करनी है। जैसे ज्योग्राफी के लिए आप कौन सी बुक पढ़ेंगे? माजिद हुसैन की बुक पढ़ लीजिएगा, या महेश बर्नवाल की बुक आती है, इनमें से कोई एक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बुक होती है आर एस हिस्ट्री के लिए आप आर एस शर्मा की बुक देख सकते हैं, और सतीश चंद्रा की बुक देख सकते हैं मेडिवल हिस्ट्री के लिए। मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं दोनों बुक रिकमेंड करूंगा। स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के लिए, स्पेक्ट्रम में थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उसको देख लीजिएगा ध्यान से। और विपिन चंद्रा की बुक आपको मेंस के लिए मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा। अच्छी बुक है, आपको पढ़ने में बिल्कुल भी बोरियत नहीं होगी, और कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक एज ए बिगनर इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और मेंस के लिए अगर कोई दूसरी बुक मुझे समझ में आती है तो पार्सन्स पब्लिकेशंस की है, अगर मैं देख लेता हूँ है तो दिखा देता हूँ। नहीं, वो नहीं है मेरे पास, अभी दिख नहीं रही है। नहीं, वो नहीं है। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप ये बुक देख सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ये काफ़ी अच्छी बुक है, एच.सी. वेल्स की बुक है, इसे आप देख लीजिएगा। विश्व का इतिहास आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, मुझे काफ़ी फेवरेट लग रही है। और चाहे तो आप अर्जुन देव की बुक भी पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए संजीव वर्मा की बुक देख सकते हैं, साथ ही साथ आप रमेश सिंह, कोई एक बुक देख लीजिएगा। ठीक है, लाल एंड लाल की आती है, लेकिन कोई एक ही बुक देखना है, नितिन सिंघानिया की बुक देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए मैं आपको रवि पी अग्रहरी की बुक बोलूँगा। डिस्क्रिप्शन में सारी बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा, हर एक बुक। साइंस एंड टेक के लिए भी रवि पी अग्रहरी की बुक मैं रिकमेंड करूँगा। अभी सी सेट की भी तैयारी कर लेंगे, बता देंगे। तो आपको ये जो 4 पिलर हैं, 4 पिलर जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो आपको ध्यान देना ही है। ज्योग्राफी पहले पढ़ना है, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी। और सबसे मेन पिलर क्या है हमारा? एथिक्स। एथिक्स से ही हमारे अंदर सिविल सेवकों के गुण आने वाले हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला स्टेप ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, तो इकोलॉजी और फिर साइंस एंड टेक, ये एक स्टेप होगा जो मैंने पहले से बताया हुआ है। एस्पिरेंट्स के मन में डाउट होता है कि सी सेट की तैयारी कैसे करें, तो सी सेट में अब मैं बोलूँगा कि आपको तीनों सेक्शन पे ध्यान देने की आवश्यकता है।
चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो मैथ हो और चाहे वो रीजनिंग हो, तीनों पे बराबर ध्यान दीजिए। और अगर आप इसमें स्कोर करना चाहते हैं तो आप आज से एक एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिससे आपका कॉम्प्रिहेंशन जाने अनजाने में तैयार हो रहा है। और आप इसको कोशिश करिए कि जब एक एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि इस एडिटोरियल का तार्किक शीर्षक क्या हो सकता है आपके हिसाब से, और किसी से डिस्कशन कर सकते हैं, किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। इकोलॉजी इन्वायरमेंट से करंट के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो करंट में अपडेट रहिए। साइंस एंड टेक से भी करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमी से भी करंट के आते हैं, और इसमें जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसका आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। सब्जेक्ट वाइज भी मैं सारी चीज़ों को इन फ्यूचर बताऊँगा ही बताऊँगा, ठीक है। और आपको इस जर्नी में अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, तो आप अपने गर्लफ्रेंड और मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑफ रखिए, नहीं तो ये कभी भी बवाल मचा सकते हैं और आपका फोकस खराब कर सकते हैं। इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपको इस जर्नी को पावरफुल बनाना है तो आपको आपकी एनर्जी, आपका टाइम और आपकी कंसिस्टेंसी, इन तीनों में क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। और इस बैलेंस के लिए सोशल मीडिया के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, पर्सनल लाइफ के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनके नोटिफिकेशन ऑफ रखने पड़ेंगे। वो आपको पता है कि कैसे नोटिफिकेशन ऑफ रखने हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, तभी आप इस जर्नी को सफल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों की हर एक चीज़ों के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश की है, और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इंडिविजुअली हर एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जिससे आप लोगों की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। ये जो स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है वो आप किस तरीके से फॉलो करेंगे। आप चाहें तो इसमें कुछ चीज़ें अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ों को लॉजिकली आइडेंटिफाई करिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि किस तरीके से आप एक सब्जेक्ट को लेके चले, तो ये रोड मैप भी मैंने बनाया हुआ है। जिन लोगों को 8 आवर्स देने हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट से किस को लेके चल सकते हैं, साथ ही साथ ऑप्शनल को लेके चल सकते हैं। मैंने कई तरीके के प्लान बनाए हुए हैं। जैसे प्लान ए है जहाँ पर हम एक ही सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, प्लान बी जहाँ पर हम एक ही सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से। जैसे कुछ लोग हो सकते हैं ना, हम ज्योग्राफी से नहीं स्टार्ट करें क्योंकि हमारा क्या कहते हैं कि ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है, ज्योग्राफी बाद में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमने किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे प्लान सी है जहाँ पे हमने 2 सब्जेक्ट लेके चले हुए हैं, जहाँ पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री। यहाँ पर हमने प्लान डी में क्या किया, किसी भी 2 सब्जेक्ट को ले लिया है, जहाँ पे हम चाहें तो किसको भी फॉलो कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर प्लान ई है जहाँ पर हमने 8 आवर्स का बनाया, 2 सब्जेक्ट और सी सेट को लेके चले हैं। लेकिन ये सी सेट मत लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शनल कर दीजिएगा, क्योंकि सी सेट अभी से पढ़ना थोड़ा सा बेवकूफ़ी भरा निर्णय होगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले से सी सेट को लेना सही रहता है, ठीक है। फिर हमारा ये हो जाएगा एफ, जहाँ पे ये ऑप्शनल हो जाएगा। ऑप्शनल का आपका टारगेट होना चाहिए कि आने वाले 6 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट हो गया, ऑप्शनल हो गया और करेंट अफेयर्स हो गया। फिर इसी तरीके से 2 सब्जेक्ट हो गया, ऑप्शनल हो गया और करेंट अफेयर्स हो गया है। फिर जैसे कि कुछ लोग 5 आवर्स ही दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, जिसमें आप एक ही सब्जेक्ट में डूबकर उसमें अच्छी डेप्थ बना सकते हैं, और फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं जब ये ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगला प्लान है जहाँ पे आपको 5+ आवर्स दे रहे हैं, जहाँ पे 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, या फिर आप एनी 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जहाँ पे जीएस और ऑप्शनल दोनों हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं और ऑप्शनल लेके चल सकते हैं। और अगर विनर प्लान जो मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम आवर्स देने हैं, जहाँ पे आप 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, ऑप्शनल लेके चल सकते हैं और करंट अफेयर्स लेके चल सकते हैं, ये मैंने विनर प्लान बनाया क्योंकि आप अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए डेडिकेटेड हैं, जहाँ पे आप अपने मैक्सिमम आवर्स दे रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ जीएस का एक ही सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा और वो कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। और एक ही चीज़ के बारे में सोचने से आपका फोकस अच्छा हो जाता है, और उसमें जो होने वाले डाउट्स होते हैं उनको भी आप रिजॉल्व कर पाते हैं, और आपकी रिकॉलिंग सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर पॉसिबल हो तो जीएस का एक ही सब्जेक्ट लेके चलें,
ऑप्शनल लेके चलें और करंट अफेयर्स लेके चलें, क्योंकि 3 चीज़ें तो आपको डेली ही लेके चलनी है। अगर चौथा ऐड कर देंगे तो सोचिए कि खिचड़ी कितनी ज़्यादा पक जाएगी, और फिर आप सब कुछ मिक्स कर देंगे, सारे फैक्ट एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे और फिर कहेंगे सर हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से अपने शरीर, अपनी जो भी आपकी बौद्धिक क्षमता, उस आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी किस प्रकार से मॉडिफाई हो सकती है इस प्लान में। तो आपको इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना चाहिए आज से, क्योंकि आज 1 जुलाई है और आने वाले 11 महीने ये डिसाइड करेंगे कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे या नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर हैं वो आपसे कितना आगे हैं और आपको कितने ज़्यादा स्टेप तेज़ी से बढ़ाने होंगे, तब जाकर आप उनके बराबर पहुंच पाएंगे। इस स्ट्रेटजी सेशन से बहुत सारे छात्रों को हेल्प होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये स्ट्रेटजी पसंद आई, तो अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो एक्चुअल में इस वीडियो के लिए ज़रूरत महसूस करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।